हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बच्चों द्रव्य स्थैतिकी लेसन से संबंधित बहुत सारे तथ्यों पर हम लोगों ने विचार किया था। जैसा कि उसमें सबसे पहला तथ्य था बच्चों, हम लोगों ने पास्कल के नियम को इलुब्रेट करके देखा था और वायुमंडलीय दाब के बारे में भी हम लोगों ने बहुत चीज़ जाना था बच्चों। बहुत सारे टॉपिक्स पे हम लोगों ने विचार किया था, है ना। साथ ही बैरोमीटर के बारे में भी जाना था बच्चों, और वायु दाब को मापने वाले विभिन्न प्रकार के यंत्रों पर भी हम लोगों ने विचार किया था बच्चों, है ना। तो चलिए आज हम लोग उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे बच्चों। और हम लोग पहले आज वायुमंडलीय दाब जो मेरा पिछले वीडियो में कुछ शेष बच गया था, आज उसी वीडियो को हम लोग फिर से आगे बढ़ाएंगे बच्चों, और छूटे हुए भागों को हम लोग जानेंगे। और आज हम लोग इस वीडियो में विशेष तौर पे चर्चा करेंगे कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है बच्चों। उस पर हम लोग आज गहन चिंतन करने वाले हैं। तो आप लोग मेरे साथ आज बने रहेंगे और इस वीडियो का आप लोग आनंद ले बच्चों, और बहुत नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। आप लोग अपने साथ कॉपी कलम को लेकर के बैठें, ताकि मैं यहाँ जो भी चीज़ को बताऊँगा उसे आप लोग अपने कॉपी में तुरंत नोट कर लेंगे बच्चों और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना टाइम स्पेंड किए हुए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग आज ये बात जानना चाहेंगे बच्चों कि जो हम लोग बैरोमीटर में जो हम लोग पारा का यूज़ करते थे बच्चों, यदि आज पारा का यूज़ ना करके हम लोग यदि उसमें पानी का यूज़ करें, जल का यूज़ करें, तो आखिर क्या प्रभाव पड़ता है उस बैरोमीटर में, हम लोग आज यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे बच्चों जल दाब मापी क्या होता है। देखिए जल दाब मापी, जल दाब मापी, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं वाटर बैरोमीटर। वाटर बैरोमीटर इसको हम लोग कहते हैं बच्चों, वाटर बैरोमीटर, है ना। तो बैरोमीटर हम लोगों का क्या होता है बच्चों, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ कि बैरोमीटर में क्या होता है कि एक बड़ा जैसा पात्र होता है ना, जिसमें पारा भरा जाता है, और इसमें एक बेलनाकार पात होता है जिसमें उल्टी उसमें डुबा दी जाती है। लेकिन यहाँ पर हम लोग आज पारा का उपयोग ना करके हम लोग यहाँ पर किसका उपयोग करेंगे, पानी का उपयोग करेंगे, जल का। मान लेते हैं कि ये पात्र जल से पूर्णतः भरा हुआ होता है ना। और एक यहाँ पर परख नली जैसा, है ना, एक बेलनाकार नली जैसा इसमें एक डूबा हुआ है नली, इस प्रकार नली इसमें डूबा हुआ है। अब यहाँ पर वायु का दाब यहाँ पर पड़ता है बच्चों, है ना, वायु का दाब यहाँ पर पड़ेगा, जिसको हम लोग वायुमंडलीय दाब भी कहते हैं। दाब के कारण जो होता है जितना भी जल होगा बच्चों वो यहाँ पर चढ़ जाएगा, इस पर, है ना, यहाँ पर चढ़ जाता है। तो ये बात आप लोग जानते हैं बच्चों, मैंने पिछले वाले वीडियो में इसे बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझाया था। तो मान लेते हैं कि इसमें जो जल यहाँ पर चढ़ा बच्चों, उसकी ऊंचाई कितनी है, उसकी ऊंचाई h है, h ऊंचाई तक इसमें जल चढ़ा है। और किसी भी ऊंचाई पर दाब को मापने का जो एक फार्मूला होता है मेरे पास बच्चों कि P = ρgh, जहाँ रो क्या है मेरा, यहाँ रो क्या है, यहाँ पर रो है जल का घनत्व, है ना, जल का घनत्व। और इस h को हमको कैलकुलेट करना है। तो h बराबर कितना हो जाएगा, P बराबर P बटा रो और G, जहाँ P क्या है बच्चों मेरा, यहाँ है वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। तो P बराबर कितना है बच्चों, आप लोग जानते हैं कि P का वैल्यू कितना होता है। देखिए 1.013 गुना 10⁵ है ना, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है ना। ये वायुमंडलीय दाब का मान होता है। तो हम लोग यहाँ पर सब बातों को रखेंगे। जल का घनत्व कितना होता है बच्चों, 10⁻3 है ना, kg प्रति मीटर क्यूब होता है, ये जल का घनत्व होता है ना। तो चलिए हम लोग सारी बातों को यहाँ पर रख कर करके h हम लोग कितना ऊंचाई तक इसमें जल चढ़ता है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो P का वैल्यू कितना होता है, देखिए 1.013 गुना 10⁵ और बटा, है ना, रो का वैल्यू कितना हो गया 10⁻3, और साथ ही G का वैल्यू यदि हम लोग रखेंगे तो 9.8 होगा। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे बच्चों, कैलकुलेटर के जरिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू मेरा कुछ निकलता है 10.3 मीटर। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं बच्चों, है ना, कि जब हम लोग,
है ना, पानी का जब यूज़ करते हैं तो एक वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए जो इस उल्टी बेलनाकार नली में जो जल चढ़ती है उसकी ऊंचाई 10 मीटर होती है ना। तो 10 मीटर पाइप का हम लोगों को बेलनाकार, है ना, पाइप का उपयोग करना पड़ेगा, तब जाकर के हम लोग एक वायुमंडलीय दाब को माप सकते हैं, है ना। तो ये जो कि पॉसिबल नहीं है 10 मीटर, किसी भी प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में हम लोग 10 मीटर पाइप का उपयोग करना, ये कुछ पॉसिबल नहीं होता है बच्चों। इसीलिए, है ना, पानी का उपयोग नहीं करके हम लोग यहाँ पर पारा का उपयोग करते हैं। यदि हम लोग पारा का उपयोग करेंगे बच्चों, इसके स्थान पर, जल के स्थान पर पारा का उपयोग किया जाता है। पारा का उपयोग करने पर ये ऊंचाई आपको कितना मिलता है, h बराबर 76 सेंटीमीटर में ही काम मेरा बन जाता है ना। पारा का यदि उपयोग करेंगे तो ये ऊंचाई 76 सेंटीमीटर मिलता है, लेकिन जहां हम लोग जल का उपयोग करेंगे तो ये ऊंचाई हमको 10 मीटर हमको मिलता है बच्चों। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसका उपयोग करने से ज़्यादा बेनिफिट होगा, है ना। तो यहाँ पर पारा का उपयोग करने से ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि कम ऊँचाई में ही हम लोग वायुमंडलीय दाब को माप सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले जो जल दाब मापी का सबसे पहला उपयोग किया था वो कौन था जानते हैं, वान, है ना, ग्यूरिक था। देखिए जल दाब मापी का सबसे पहला उपयोग किसने किया था। देखिए जल दाब मापी का सर्वप्रथम उपयोग, है ना, सर्वप्रथम जल दाब मापी का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था, वान, है ना, ग्यूरिक ने किया था। वान ग्यूरिक ने किया था, है ना। सबसे पहले वान ग्यूरिक ने ही दिखाया था कि वायुमंडलीय दाब के कारण कोई नली में जल चढ़ती है ना। तो ये सबसे पहले उपयोग कहाँ किया था, आप लोगों को थोड़ी इसके बारे में मैं बता देना चाहता हूँ कि वान ग्यूरिक ने अपने घर के ही बाहर में, है ना, इस प्रकार का षड्यंत्र का प्रयोग किया था, इस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया था, है ना। और जैसे ही मौसम खराब होता था बच्चों, मौसम जब खराब होता था बच्चों, तो इसमें जो जल चढ़ता था वो जल की ऊंचाई जो है घट जाती थी, है ना। जब ऊंचाई जब घटती थी तो वान ग्यूरिक ये भविष्यवाणी कर देते थे कि अभी तूफान आने वाला है, और, है ना, आदमी सचेत हो जाते थे और सही में तूफान आता था। तो ये भविष्यवाणी का उपयोग जो है मौसम संबंधी जानकारी को देने में भी किया जाता है बच्चों, है ना। तो सबसे पहले वान ग्यूरिक ने ही इस प्रकार के प्रयोग करके दिखाया था। बाद में जब विज्ञान आगे बढ़ा, है ना, तो इस जल को हटा करके इसका पारा का उपयोग किया गया, तो देखा गया कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए पारा जल से ज़्यादा उपयुक्त होता है। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गया बच्चों, है ना। इसे हम लोग जल दाब मापी कहते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया आप लोगों को पता चल गया कि जल का उपयोग करेंगे तो ऊंचाई 10.3 मीटर मिलता है, वहीं पारा का उपयोग करेंगे तो 76 सेंटीमीटर में ही काम मेरा बन जाता है। अर्थात जल के तुलना में पारा वायुमंडलीय दाब को मापने में, है ना, ज़्यादा उपयुक्त साबित होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आज वायुमंडलीय दाब के संबंध में कुछ मात्रक को हम लोग जानते हैं। देखिए वायुमंडलीय दाब को मापन हेतु उपयुक्त मात्रक कौन कौन से होते हैं। देखिए वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, है ना, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए उपयुक्त, है ना, उपयुक्त मात्रक कौन कौन से होते हैं, मात्रक क्या क्या होते हैं और इसका मान क्या होता है, आज हम लोग इस तथ्य पर हम लोग आज विचार करेंगे। इस टॉपिक्स में आज हम लोग विचार करेंगे। तो सबसे पहला देखिए एक वायुमंडलीय दाब कितने के बराबर होता है, मैं यह बता देना चाहता हूँ। देखिए एक वायुमंडलीय दाब, है ना, एक वायुमंडलीय दाब कितने के बराबर होता है बच्चों, जो बातें हमने आप लोगों को लिखा है वही होगा। देखिए 1.013 गुना 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर आप इसको पास्कल भी कह सकते हैं। इतना पास्कल या इतना न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ये कब होता है बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था इससे पिछले वाले वीडियो, यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देखें, है ना। और इसका मानक वायुमंडलीय दाब के स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लोग कैसे निकालते हैं, तो समुद्र सतह से ज्ञात करते हैं, समुद्र सतह पर, और वहाँ पर पारा का जो टेम्परेचर होता है बच्चों वो 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर बनाए रखा जाता है, तब जाकर के वायुमंडलीय दाब, क्योंकि यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो पारा का घनत्व में परिवर्तन आएगा और फिर ये ऊंचाई में परिवर्तन होगा। तो एक मानक, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में यदि हम लोग मापेंगे तो समुद्र सतह से इसकी ऊंचाई मापी जाती है और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो आपको पता चल गया बच्चों कि इतने मान को, इतने पास्कल के मान को एक वायुमंडलीय दाब हम लोग कहते हैं बच्चों, है ना। तो दूसरा इसका जो मात्रक होता है बच्चों उसको हम लोग कहते हैं बार,
उसको हम लोग क्या कहते हैं, बार कहते हैं। तो एक बार कितने के बराबर होता है, एक बार बराबर होता है 10 पावर 6, है ना, डाइन, 10 पे पावर 6 डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ये हम लोग किस में मापे हैं, तो ये सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में है ना, मतलब सीजीएस में हम लोग इसको मापे, सीजीएस आप लोग जानते हैं, है ना। लेकिन यदि इसको हम लोग एमकेएस में यदि हम लोग चेंज करेंगे बच्चों, तो इसका वैल्यू हो जाता है 10 पे पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये किस में आता है, एसआई सिस्टम या फिर एमकेएस सिस्टम में हम लोग इसको मेजर करते हैं। सीजीएस में मापेंगे तो एक बार का वैल्यू 10 पे पावर 6 डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और एमकेएस सिस्टम में मापेंगे तो 10 पे पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, या फिर इसको आप पास्कल भी कह सकते हैं। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल भी कहते हैं, इसको हम लोग पास्कल भी कहते हैं। आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि न्यूटन मीटर स्क्वायर को ही हम लोग क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर को ही हम लोग पास्कल कहते हैं बच्चों। तो ये तो इसका दूसरा हो गया बच्चों, आप समझ में आ गया होगा। एक वायुमंडलीय दाब का मात्रक इतना के बराबर होता है, और एक वायुमंडलीय दाब बार भी है ना, हम लोग वायुमंडलीय दाब को बार में मापते हैं, तो एक बार बराबर इतना होता है। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरा जो यूनिट होता है बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं टॉर, है ना, टॉर। टॉर क्या होता है बच्चों, वायुमंडलीय दाब का मापन करने के लिए एक टॉर होता है, लेकिन ये क्या करता है कि जो नली में जो पारा चढ़ा होता है, बैरोमीटर के नली में जो पारा चढ़ा हुआ रहता है, उसकी ऊंचाई पर निर्भर करता है। एक टॉर किसको कहते हैं कि 1 मिलीमीटर है ना पारे की ऊंचाई को, 1 मिलीमीटर पारे की ऊंचाई को, 1 मिलीमीटर पारे की ऊंचाई को टॉर कहा जाता है ना, को टॉर कहा जाता है। 1 मिलीमीटर पारे की ऊंचाई को टॉर कहा जाता है बच्चों, है ना। तो 1 मिलीमीटर पारे की ऊंचाई जो होता है उसमें कितना दाब होता है बच्चों, चलिए हम लोग इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि 1 मिलीमीटर जो यदि पारा चढ़ता है, देखिए नली में चढ़े, है ना, नली में चढ़े 1 मिलीमीटर पारे की ऊंचाई के कारण दाब कितना होगा, ऊंचाई के कारण दाब कितना होता है। नली में चढ़े 1 मिलीमीटर, 76 सेंटीमीटर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, नली में सिर्फ 1 मिलीमीटर यदि पारा चढ़ेगा तो उस स्थिति में दाब कितना होता है, तो उस स्थिति में दाब होता है 1.33 गुना 10 पर पावर -4 पास्कल के बराबर होता है। इतना दाब होता है। नली में 1 मिलीमीटर यदि पारा चढ़ा रहेगा तो उस स्थिति में दाब 1.33 गुना 10 पे पावर -4 पास्कल के बराबर होता है ना। तो ये चीज़ जो आप लोगों को मैंने बताया, ये वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, है ना, उपयुक्त मात्रक है बच्चों। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और कुछ नई चीज़ को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है। मैंने पहले इसे आप लोगों को अच्छी तरह से समझा देना चाहता हूँ, है ना। उसके बाद इसका कैलकुलेशन के जरिए मैं आप लोगों को बताऊँगा। देखिए आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत, है ना, आर्किमिडीज का सिद्धांत। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा समझा देता हूँ, है ना, उसके बाद इसका डेफिनेशन लिखूंगा। देखिए आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब किसी वस्तु को द्रव्य में अंशतः या पूर्णतः डुबाया जाता है तो वस्तु के भार में एक आभासी कमी आती है ना, और यह कमी वस्तु के द्वारा विस्थापित द्रव्य के भार के बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डेफिनेशन तो बहुत आसान है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। मान लेता हूँ कि देखिए एक पात्र है मेरे पास, है ना, एक पात्र है जिसमें द्रव्य पूर्णतः भरा हुआ है, एक पात्र है जिसमें द्रव्य क्या है, पूर्णतः भरा हुआ है, और एक वस्तु है हमारे पास। मान लेता हूँ कि ये एक वस्तु है ना, एक गोलाकार एक कोई वस्तु है ना। इस वस्तु का द्रव्यमान कितना है बच्चों, कि इस वस्तु का द्रव्यमान अभी हम लोग मान लेते हैं कि 2 kg है इस वस्तु का द्रव्यमान, है ना। अब ये पात्र को एक बड़े जैसे पात्र में मैं यहाँ पर रखता हूँ, एक बड़े जैसे पात्र में इसको रखता हूँ। अब क्या होगा, और ये जो इसमें जो पात्र में पानी भरा हुआ है वो लबालब है, इतना है कि इसमें यदि एक बूंद भी पानी डाला जाए तो वो सरक करके गिर के बड़े वाले पात्र में चला जाता है। अब जब 2 किलो के द्रव्यमान को जब इसके अंदर डाला जाएगा तो क्या होगा बच्चों, कुछ पानी जो है यहाँ पर गिरेगी, कुछ पानी यहाँ पर गिरेगी बच्चों, है ना। और पानी जब गिरेगी, इससे पानी जब गिरेगी, है ना, तो ये बड़े वाले पात्र में आकर के जमा हो जाएगा। तो आर्किमिडीज कहते हैं क्या कि जब इस वस्तु को इसके अंदर जब डाला जाता है
तो इस वस्तु के भार में कमी आती है। आप लोग भी अपने दैनिक जीवन में देखे होंगे कि पानी के अंदर किसी वस्तु का भार कम हो जाता है या द्रव्य है ना, कुछ भार में कमी आती है उसका। तो यहाँ पर भार को हम लोग द्रव्यमान के रूप में ही हम लोग यहाँ पर अभी चर्चा कर रहे हैं समझाने के लिए, बाद में हम लोग भार के ही रूप में प्रयोग करेंगे। तो मान लेते हैं कि अभी वस्तु का भार द्रव्यमान कितना है, 2 kg है। जब इसके अंदर इसको जब डाला जाता है तो हम लोग इसके भार में क्या हो गई, कमी आ गई, इसके द्रव्यमान में कुछ कमी आ गई। तो वह द्रव्यमान कितना है बच्चों, हम लोग मान लेते हैं कि वो द्रव्यमान कितना है, अभी 1.5 किलो हो गया, 1.5 kg है इसके अंदर, 1.5 kg आ गया। आप इसको वजन करके देख भी सकते हैं। बाहर में इसका द्रव्यमान 2 kg था, जैसे ही इसके अंदर हम लोग ने उसको डाला तो इस वस्तु का द्रव्यमान 1.5 kg हो गया। तो ये द्रव्यमान में कमी जो आया, जितना कमी आया उतना ही कमी का द्रव्य जो है बाहर निकल जाता है। आप जब इस बाहर वाले द्रव्य को किसी दूसरे पात्र में रख करके जब वजन करेंगे तो इसका द्रव्यमान आप पाएंगे कितना है, 0.5 kg होगा, है ना। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत यही है। और फिर से मैं एक बार बता देना चाहता हूँ कि देखिए, एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान 2 kg है, जब है ना, जब जल से भरे किसी पात्र में जब इस 2 किलो द्रव्यमान को डाला जाता है तो इसके द्रव्यमान में कमी आ जाती है। तो हम लोग किसी भार या द्रव्यमान मापने वाले जो यंत्र होता है उससे जब हम लोग इसको मापेंगे द्रव्य के अंदर, तो इसका भार हम लोग कितना पाएंगे कि 1.5 kg है। तो ये भार में जितना कमी हुआ, कितना कमी हो गया, इसका भार में कमी आई 0.5 kg, आधा किलोग्राम इसके भार में कमी आई है। तो जितना कमी आएगा उतना ही कमी का द्रव्यमान का द्रव्य जो होता है वो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो द्रव्य बाहर निकला है, इस द्रव्य को जब आप वजन करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि द्रव्य का वजन 0.5 kg है। तो है ना, तो इसका मतलब है कि वस्तु के भार में आई कमी और विस्थापित द्रव्य का भार, इस द्रव्य को क्या कहते हैं, विस्थापित द्रव्य का भार को जब आप जोड़ेंगे तो वस्तु का वास्तविक भार हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ये बातें आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। आप लोग जूनियर क्लास में आर्किमिडीज का प्रैक्टिकल भी किए होंगे बच्चों, तो ये बातें आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगी। तो चलिए मैं इसका सबसे पहले डिफिनेशन आप लोगों तक पहुँचा देता हूँ कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है। देखिए, जब किसी वस्तु को है ना, जब किसी वस्तु को द्रव्य में अंशतः या पूर्णतः डुबाया जाता है, अंशतः या पूर्णतः डुबाया जाता है, तो वस्तु के भार में, है ना, तो वस्तु के भार में है ना एक आभासी कमी आती है। वस्तु के भार में एक आभासी कमी आती है ना, वस्तु के भार में एक आभासी कमी आती है। यह कमी वस्तु के द्वारा, है ना, यह कमी वस्तु के द्वारा विस्थापित द्रव्य के भार के बराबर होता है। विस्थापित द्रव्य के भार के बराबर होता है ना। इसे ही आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं, इसे ही आर्किमिडीज का सिद्धांत कहा जाता है, इसे ही आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। बात समझ में आ गया बच्चों? तो चलिए हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो आप लोग इसके बारे में अपने दैनिक जीवन में भी बहुत सारा उदाहरण देखे होंगे। जब आप लोग किसी तालाब में या फिर है ना बहुत बड़े जब स्विमिंग पूल में जब आप लोग नहाते होंगे बच्चों, है ना, तो वहाँ पर आप लोग देखते होंगे कि जो वस्तु को हम लोग पृथ्वी की सतह पर नहीं उठा पाते हैं, वही वस्तु को हम लोग द्रव्य के अंदर डाल के आसानी से उठा लेते हैं। तो आसानी से उठा लेने का मतलब यही है कि द्रव्य के अंदर जब वस्तु जाती है ना, तो क्या होता है कि उस वस्तु के भार में कमी आ जाती है और उस वस्तु को हम लोग आसानी से उठा लेते हैं, है ना। तो उसी का आज हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे बच्चों, आप समझिएगा कि इसका कैलकुलेशन हम लोग किस प्रकार करते हैं। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि ये एक पात्र है बच्चों मेरा, है ना, ये एक पात्र है जिसमें द्रव्य भरा हुआ है, जिसमें द्रव्य भरा हुआ है। इसमें क्या है, द्रव्य मेरा पूर्णतः भरा हुआ है ना।
और एक कोई वस्तु है, घन के आकार का, मान लेते हैं कि एक कोई वस्तु को इसके अंदर डुबाया गया है, घन के आकार का एक वस्तु है जो इसके अंदर डुबाया गया, कितनी गहराई तक, तो L गहराई तक उसको डुबाया गया, मतलब यहाँ से इसकी गहराई कितनी है, L है, L गहराई तक वस्तु को डुबाया गया। और इस वस्तु की जो ऊंचाई है, इस वस्तु की ऊंचाई कितनी है, h, समझ में आ गया, इस वस्तु की ऊंचाई कितनी है, h है। और इस वस्तु का द्रव्यमान कितना है बच्चों, तो इस वस्तु का द्रव्यमान कितना है, बड़ा m है, इस वस्तु का द्रव्यमान कितना है, बड़ा m है ना। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं, मान लेते हैं, देखिए माना देखिए जल से, देखिए माना जल से भरे पात्र में, जल से भरे पात्र में m द्रव्यमान का वस्तु, जल से भरे पात्र में m द्रव्यमान का एक वस्तु को, m द्रव्यमान का एक वस्तु को L गहराई तक, है ना, L गहराई तक, L गहराई तक डुबाया गया है, L गहराई तक डुबाया गया है ना। वस्तु का, देखिए वस्तु के सतह, वस्तु के सतह का ऊंचाई या लंबाई, जो भी कह सकते हैं, ऊंचाई या लंबाई L है, लंबाई L है, तथा जल का घनत्व, तथा जल का घनत्व, तथा जल का घनत्व रो है। बात समझ में आ गया, तथा जल का घनत्व रो है। अब यहाँ पर बात समझिए, ये देखिए जल का घनत्व यहाँ रो है। अब हम देखिए कि यदि जल के L गहराई तक यदि यहाँ पर वस्तु है ना, इसका पहला सतह जल के L गहराई पर है, तो आप हमको बता सकते हैं कि जल के कारण इसके ऊपरी सतह पर कितना दाब होगा बच्चों। तो मैंने आप लोगों को समीकरण बताया है कि P इज इक्वल टू कितना होता है, देखिए P इज इक्वल टू रो जी एच होता है। अब हम लोग जल के किसी भी गहराई पर दाब कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि यहाँ पर जल की गहराई L है तो इसका इस सतह पर कितना दाब होगा, इस सतह पर दाब कितना हो जाएगा, आप लोग जानते हैं, रो जी यहाँ पर हो जाएगा L, है ना। लेकिन अब हम लोग कहेंगे कि इस वस्तु के निचली सतह पर कितना जल के द्वारा कितना दाब होगा। तो ये देखिए गहराई कितना है, यहाँ से यहाँ तक L है और यहाँ से यहाँ तक H है, तो कुल मिलाकर के इसकी गहराई L प्लस H हो गया। तो इस सतह का जो आपका यहाँ पर दाब होगा वो कितना होगा, रो जी L प्लस H होगा, ये यहाँ पर दाब होगा। तो अब यहाँ पर देखिए द्रव्य द्वारा, यहाँ लिखेंगे द्रव्य द्वारा वस्तु के ऊपरी, है ना, ऊपरी तथा निचली सतह का, है ना, सतह पर दाब क्रमशः कितना कितना होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्रमशः रो जी एल तथा यहाँ पर हो जाएगा रो जी L प्लस H। तो इसको हम लोग इस प्रकार भी लिखेंगे, ऊपरी सतह का दाब को हम लोग P1 मान लेते हैं, P1 इज इक्वल टू रो जी एल, और P2 इज इक्वल टू निचली सतह का दाब हो जाएगा रो जी एल प्लस H, है ना। अब यहाँ पे देखिए चूंकि वस्तु के, है ना, चूंकि वस्तु के सतह का क्षेत्रफल, चूंकि वस्तु के सतह का क्षेत्रफल A है, सतह का क्षेत्रफल A है, तो द्रव्य द्वारा, है ना, तो द्रव्य द्वारा ऊपरी सतह पर बल कितना हो जाएगा, द्रव्य द्वारा ऊपरी सतह पर बल, द्रव्य द्वारा ऊपरी सतह पर बल कितना लगेगा, दाब लग रहा है, आप लोग कैलकुलेट कर लिए, इतना है ऊपरी सतह पर, तो अब इस दाब के कारण बल होगा। हम लोग जानते हैं दाब की परिभाषा P इज इक्वल टू F बाय A होता है, तो F बाय A, तो F यहाँ से कैलकुलेट करने के लिए P और A को मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ऊपरी सतह पर दाब कितना है, P1 है, और इसका क्षेत्रफल A है, तो P1 का वैल्यू तो हम लोग ज्ञात किए हैं बच्चों, यहाँ कितना है रो जी एल, और यहाँ पर हो गया A। इसी प्रकार, है ना, इसी प्रकार निचली सतह का दाब के कारण बल कितना हो जाएगा, इसी लिखेंगे द्रव्य द्वारा, है ना, द्रव्य द्वारा निचली सतह, द्रव्य द्वारा निचली सतह पर बल कितना हो जाएगा, निचली सतह पर बल कितना हो जाएगा। तो हम लोग इस बल को हम लोग इस प्रकार लिखेंगे P2A, क्योंकि निचली सतह पर दाब P2 है, तो P2 का वैल्यू कितना हो गया, रो जी, यहाँ हो गया L प्लस H, और यहाँ हो गया A, ये हो गया। क्लियर हो गया बात। चूँकि देखिए वस्तु
यहाँ पर जो है इसमें नीचे की ओर उसमें कितना बल लग रहा है, इसमें नीचे की ओर, क्योंकि ऊपर वाला बल जो है नीचे, द्रव्य जो है ऊपर वाला द्रव्य इसको नीचे की ओर दबा रहा है F1 बल से। हम लोग इस बल को देखेंगे, इस बल का नाम हम लोग F1 डाल देते हैं और इस बल का नाम F2 डाल देते हैं। और जो है नीचे वाली सतह पर ऊपर की ओर F2 बल लग रहा है, तभी ये संतुलन की अवस्था में है ना, वस्तु जो है द्रव्य के बीच में लटका हुआ है, ये दोनों बल संतुलन की अवस्था में। तो अब हम लोग कहेंगे कि वस्तु पर कार्यरत परिणामी बल कितना होगा, है ना। देखिए वस्तु पर कार्यरत परिणामी बल, वस्तु पर कार्यरत, बात समझिएगा कि वस्तु पर कार्यरत परिणामी बल क्या होता है। वस्तु पर कार्यरत परिणामी बल, यहाँ पर F2 बल का मान ज़्यादा बड़ा है बच्चों F1 बल की तुलना में, है ना। इसलिए जब किसी वस्तु को द्रव्य में जब डुबाया जाता है ना, तो आप देखिएगा कि वस्तु जो है ऊपर की ओर बल लगाता है ना। तो ऊपर की ओर, इसके मतलब है कि F2 बल का मान ज़्यादा है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना। वस्तु डूब भी जाती है ना, वस्तु ऊपर की ओर जाती है, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक कंडीशन माने हैं कि F2 बल का मान यहाँ पर ज़्यादा है F1 बल की तुलना में। यदि F2 यहाँ पर कंडीशन क्या है बच्चों कि F2 बल ज़्यादा है F1 से, इसका मतलब है कि वस्तु पर परिणामी बल ऊपर की ओर कार्य कर रहा है। वस्तु पर कार्यरत परिणामी बल कितना हो जाएगा, तो F2 माइनस F1। तो F2 का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, देखिए रो जी यहाँ हो गया L प्लस H माइनस, अब F1 का वैल्यू रखेंगे रो जी एल ए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपको क्या मिलेगा, देखिए रो जी एल, है ना, एल को एक बार अलग किए, एक बार एच के साथ लिखेंगे, तो रो जी यहाँ पर होगा एच, यहाँ पे ए छूट रहा है बच्चों, यहाँ पर ए दे देते हैं, यहाँ पर भी ए और यहाँ पर भी ए दे देते हैं, और यहाँ पर क्या हो गया रो जी एल ए, तो एल ए एल वाला टर्म कट जाएगा, और यहाँ पर क्या बच गया, देखिए रो जी एच, और यहाँ पर मेरा ए आ गया टर्म, है ना, ये टर्म मेरा ए प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार है। और एच ए जो है बच्चों वो क्या है, देखिए यहाँ पर इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अर्थात वस्तु का सतह का क्षेत्रफल ए है और उसकी ऊंचाई एच है। तो मैंने कहा था कि क्षेत्रफल गुना ऊंचाई उसका आयतन होता है। यहाँ एच ए क्या हो गया, एच ए वस्तु का आयतन है, एच ए वस्तु का आयतन है ना। तो इस आयतन को हम लोग क्या मानेंगे बच्चों, भी मान लेते हैं, इस आयतन को हम लोग क्या मानेंगे, भी। तो इसके जगह में हम लोग भी रख सकते हैं, तो रो जी और यहाँ पर हो गया भी। तो वस्तु पर कार्यरत परिणामी बल जो ऊपर की ओर लग रहा है वो कितना होगा, रो जी भी हो गया। अब एक बात और यहाँ पर है बच्चों कि आयतन और घनत्व को हम लोग क्या कहते हैं, है ना, आयतन और घनत्व को, आयतन गुना घनत्व को हम लोग द्रव्यमान कहते हैं। ये छोटा m है, ये छोटा m क्या है, तो ये वस्तु के द्वारा विस्थापित द्रव्य का द्रव्यमान है। आप ये बात याद रखिएगा, m क्या है कि वस्तु के द्वारा, है ना, वस्तु के द्वारा विस्थापित द्रव्य का द्रव्यमान है, वस्तु के द्वारा विस्थापित द्रव्य का, वस्तु के द्वारा विस्थापित द्रव्य का द्रव्यमान है, विस्थापित द्रव्य का द्रव्यमान है। तो रो और भी के बदले हम लोग यहाँ पर m भी लिख सकते हैं, ये mg मिल गया। तो ये mg क्या हो गया, वस्तु पर कार्यरत परिणामी बल है, वस्तु पर कार्यरत परिणामी बल। तो यहाँ पर आप लोग देखिए वस्तु पर कार्यरत परिणामी बल है, वस्तु पर कार्यरत परिणामी बल है ना, वस्तु पर कार्यरत परिणामी बल है। तो एक बात आप लोग यहाँ पे देखिए कि वस्तु पर कार्यरत परिणामी बल, और ये m क्या है, छोटा m है वस्तु के द्वारा विस्थापित द्रव्य का भार है ना। तो इसका मतलब है कि वस्तु पर कार्यरत परिणामी बल जो ऊपर की ओर काम कर रहा है वो किसके बराबर होता है, वस्तु के, है ना, विस्थापित द्रव्य के भार होता है। तो जो वस्तु पर ऊपर की ओर जो बल लगता है उसको हम लोग कौन सा बल कहते हैं, उसको उत्प्लावन बल कहा जाता है। इसका मतलब है कि वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु के द्वारा विस्थापित द्रव्य के भार के बराबर होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे बच्चों, इस कैलकुलेशन को आप लोग अपने कॉपी में अच्छी तरह से उतार लें, है ना। तो चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने क्या पाया बच्चों अभी कि वस्तु के द्वारा, देखिए यहाँ पर कि वस्तु, है ना, वस्तु पर कार्यरत, देखिए वस्तु पर कार्यरत परिणामी बल कितना हो गया, वस्तु पर कार्यरत परिणामी बल इज इक्वल टू mg है। और m क्या था बच्चों, यहाँ पर m क्या था कि वस्तु के द्वारा विस्थापित द्रव्य का भार था, क्योंकि वहाँ पर हम लोगों ने क्या प्रयोग किया था, भी और रो। ये रो क्या है, ये रो जल का घनत्व है, ये रो क्या है, जल का घनत्व है, और ये भी क्या है, उस वस्तु का आयतन है। यहाँ जो मैंने इस घनाकार वस्तु लिया था उसका आयतन भी है, और ये जो जिस द्रव्य के अंदर डूबा हुआ था उस घनत्व था उसका रो।
तो इसका मतलब है कि वस्तु कितना द्रव्य विस्थापित करेगा, तो वस्तु अपने आयतन के समान ही, है ना, वस्तु अपने आयतन के समान ही द्रव्य को विस्थापित करेगा। तो जितना वस्तु का आयतन होगा उतना आयतन का द्रव्य बाहर निकलेगा, और उस आयतन को यदि हम लोग ना द्रव्य के घनत्व के साथ गुना कर देंगे तो वो क्या मिलेगा, हमको विस्थापित द्रव्य का भार मिला। इसका मतलब है कि रो भी इज इक्वल टू एम, क्या मिलता है, विस्थापित द्रव्य का भार। तो ये एम को जी के साथ यहाँ पर गुना कर देंगे तो ये हमको मिल गया विस्थापित द्रव्य का भार, विस्थापित द्रव्य का भार, है ना, विस्थापित द्रव्य का भार। तो वस्तु पर कार्यरत परिणामी बल, ऊपर की ओर लगने वाला बल को क्या कहा जाता है, वस्तु पर लगने वाले ऊपर की ओर बल, है ना, ऊपर की ओर बल। तो ये जो बल है ऊपर की ओर ही काम कर रहा है। हम लोग ने F2 को ज़्यादा माना था F1 की तुलना में, इसीलिए परिणामी बल ऊपर की ओर लग रहा है। तो वस्तु पर लगने वाला ऊपर की ओर बल को क्या कहा जाता है, उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल कहते हैं, है ना, उत्प्लावन, अपथ्रस्ट फोर्स भी कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं, जिसका मान क्या होता है, है ना, जिसका मान विस्थापित द्रव्य के भार के बराबर होता है, जिसका मान विस्थापित द्रव्य के भार के बराबर होता है, विस्थापित द्रव्य के भार के बराबर होता है। तो ये बात समझ में आ गया कि जितना ज़्यादा वस्तु द्रव्य को विस्थापित करता है, जितना ज़्यादा वस्तु, है ना, द्रव्य को विस्थापित करेगा, उसका उत्प्लावन बल उतना ही ज़्यादा होता है ना। मैंने आप लोगों को ये बात क्लियर किया बच्चों, जितना ज़्यादा वस्तु द्रव्य को विस्थापित करेगा उतना ही ज़्यादा उसका उत्प्लावन बल होगा। तो चलिए हम लोग कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस टर्म का हम लोग थोड़ा सा 2-4 उदाहरण यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों, है ना, इसका उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। तो आप लोग ये चीज़ आप लोग हमेशा जूनियर क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं कि छोटी सी कील, देखिए यहाँ पर कि छोटी सी सुई, कील को हटा करके सुई ही लिखेंगे, कि छोटी सी सुई पानी में डूब जाती है, छोटी सी सुई पानी में डूब जाती है, लेकिन बड़े जहाज पानी में तैरते हैं, है ना, पानी में तैरते हैं। क्यों पानी में तैरते हैं, क्यों तैरते हैं, इसका कारण क्या होगा। देखिए छोटी सी जो सुई होती है, मान लेते हैं कि ये मेरे पास पानी है, यहाँ पे छोटी सी सुई को जब हम लोग पानी में डुबाते हैं बच्चों, है ना, तो ये सुई का जो अपना भार होता है ना, सुई का जो अपना भार होता है ना, अपने भार के कारण जितना वो द्रव्य विस्थापित करता है। आप बताइए कि सुई को जब पानी में डुबाएंगे तो सुई कितने पानी को हटाएगा या विस्थापित करेगा, बहुत कम पानी को विस्थापित करेगा, है ना। तो जितना पानी को वो विस्थापित करता है वही उसका उत्प्लावन बल हो जाता है। तो वो सुई जो है बहुत अल्प पानी को विस्थापित करती है, अर्थात उसका उत्प्लावन बल बहुत कम होता है ना। उत्प्लावन बल इतना कम होता है कि वो सुई के भार को संतुलित नहीं कर पाता है, जिसके वजह से सुई जो होती है वो पानी में डूब जाती है। समझ में आ गया बच्चों ये बात। लेकिन बड़े जहाज के बारे में बताता हूँ। जहाज की आकृति आप लोग कुछ देखिए इस प्रकार होती है, धारा रेखीय इसकी आकृति होती है। जब आप इसको पानी में जब उतारेंगे तो ये अपने आकृति के कारण अपने द्रव्यमान से या अपने भार से ज़्यादा द्रव्य को विस्थापित कर देती है ना। ये क्या करती है, इसका आकृति धारा रेखीय होने के कारण ये अपने, है ना, भार की तुलना में ज़्यादा द्रव्य विस्थापित कर देती है ना। समझ में आ गया। तो ज़्यादा द्रव्य विस्थापित करती है, अपने भार की तुलना में ज़्यादा द्रव्य विस्थापित करती है। तो ये ज़्यादा द्रव्य विस्थापित करेगी तो उत्प्लावन बल का मान ज़्यादा होता है, जो कि इसके भार से भी ज़्यादा होता है, जिसके वजह से जहाज जो होती है वो पानी में तैरती है, लेकिन सुई पानी में डूब जाती है। ये बात क्लियर हो गया है ना। कि अब आप लोग इस बात को लिख सकते हैं कि छोटी सी सुई पानी में डूब जाती है, लेकिन बड़े जहाज पानी में क्यों तैरते हैं। इसका कारण भी यही है कि छोटी सी सुई अपने भार के कारण कम द्रव्य को छोटी सी सुई जो है अपने आकृति के कारण अपने भार की तुलना में कम द्रव्य को विस्थापित करती है। इसके कारण उत्प्लावन बल कम होता है ना। उत्प्लावन बल उसके भार को संतुलित नहीं कर पाता है, जिसके वजह से सुई पानी में डूब जाती है। लेकिन बड़े जहाज जो है अपने आकृति, धारा रेखीय आकृति के कारण अपने भार की तुलना में अधिक द्रव्य को विस्थापित कर देती है ना। अर्थात जब उत्प्लावन बल का मान अधिक द्रव्य विस्थापित करेगी तो भार, उसका उत्प्लावन बल भी ज़्यादा होगा।
तो उत्प्लावन बल ज़्यादा होने के कारण जो होता है वो उसके भार से भी ज़्यादा हो जाता है, जिसके वजह से है ना उत्प्लावन बल जो है नाव को या जहाज को पानी में डूबने नहीं देती है। तो एक कारण यहाँ पर आप लोगों को पता चल गया बच्चों, है ना। अब देखिए इस कैलकुलेशन को चलिए हम लोग आगे बढ़ाएंगे और जानने का प्रयास करते हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा बच्चों कि वस्तु है ना, वस्तु पर कार्य परिणामी बल mg है ना विस्थापित द्रव्य का भार के बराबर होता है। अब यहाँ पर देखिए हमने एक बार फिर से हमको फिगर बनाना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पर मैंने इस प्रकार का कुछ पात्र बनाया था, है ना, इस प्रकार का मैंने पात्र बनाया था और यहाँ पर एक घनाकार मैंने एक वस्तु को यहाँ पे रखा था, घनाकार वस्तु। तो इस वस्तु का द्रव्यमान हम लोगों ने बड़ा m माना था और विस्थापित द्रव्य का द्रव्यमान को हम लोग छोटा m माना था, है ना, छोटा m, विस्थापित द्रव्य के द्रव्यमान को छोटा m माना था। तो अब यहाँ पर देखिए वस्तु पर, है ना, वस्तु पर कार्यरत बल कितने होते हैं। देखिए वस्तु पर कार्यरत बल, ध्यान से देखिएगा कि वस्तु पर कार्यरत बल, है ना, वस्तु पर कार्यरत बल दो प्रकार का बल काम करता है। एक तो वस्तु का भार, देखिए वस्तु का भार mg होगा, mg नीचे की ओर काम करता है, mg नीचे की ओर काम करता है। और दूसरा जो होता है जो उत्प्लावन बल ऊपर की ओर काम करता है ना। देखिए ऊपर की ओर है ना, वस्तु में ऊपर की ओर, है ना, वस्तु में ऊपर की ओर, वस्तु में ऊपर की ओर लगने वाला प्रणोद या उत्प्लावन बल, प्रणोद या उत्प्लावन बल, प्रणोद या उत्प्लावन बल ये किसके बराबर होता है, ये mg होगा। अब वस्तु पर नीचे की ओर देखिए mg बल काम कर रहा है और ऊपर भी जो है उत्प्लावन बल mg काम कर रहा है। तो इसमें परिणामी बल क्या होगा, अर्थात वस्तु का वास्तविक भार क्या होगा, नहीं सॉरी हाँ, वस्तु का आभासी भार क्या हो जाएगा। अब देखिए वस्तु का अपना भार तो रहा नहीं, वस्तु अपना भार नीचे की ओर लगा रहा है और उत्प्लावन बल ऊपर की ओर लग रहा है। तो वस्तु का जो भार में जो कमी आती है वो किसके कारण होगा, उत्प्लावन बल के कारण होता है। तो यहाँ पे लिखिए द्रव्य के अंदर, देखिए द्रव्य के अंदर वस्तु का आभासी भार, द्रव्य के अंदर वस्तु का आभासी भार क्या होगा, द्रव्य के अंदर वस्तु का आभासी भार बराबर क्या हो जाएगा, वस्तु का द्रव्यमान वस्तु का भार माइनस उत्प्लावन बल, माइनस उत्प्लावन बल, इसी को हम लोग विस्थापित द्रव्य का भार भी कहते हैं। उत्प्लावन बल को क्या कहते हैं, विस्थापित द्रव्य का भार, है ना, विस्थापित द्रव्य का भार कहते हैं। तो वस्तु का भार हम लोगों ने कितना माना है, mg माना है, mg माइनस और ये हो गया मेरा mg। तो ये क्या निकल गया, वस्तु का आभासी भार, ये क्या निकल गया, आभासी भार, है ना। ये समीकरण हमको पता चल गया। यही इक्वेशन जो है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो इससे आप लोग जो है विस्थापित द्रव्य का भार भी ज्ञात कर सकते हैं बच्चों, कि कोई वस्तु को यदि हम लोग द्रव्य के अंदर डुबाते हैं तो वह वस्तु कितना द्रव्य विस्थापित करेगा उसको हम लोग आसानी से माप सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बात समझिए कैसे निकालेंगे। देखिए विस्थापित द्रव्य का भार को ज्ञात करने का क्या तरीका, विस्थापित द्रव्य का भार, विस्थापित द्रव्य का भार को ज्ञात करने का क्या तरीका। तो mg जो है उत्प्लावन बल है, ये विस्थापित द्रव्य का भार है बच्चों, और ये जो है mg जो है वास्तविक भार है मेरा। ये कौन सा भार है, इसको हम लोग वास्तविक भार कहते हैं, वस्तु का भार वास्तविक भार है। तो इसका मतलब है कि यदि हम लोग विस्थापित द्रव्य का भार ज्ञात करेंगे, यहाँ देखिए कि विस्थापित द्रव्य का भार, है ना, विस्थापित द्रव्य का भार, है ना, तो इसको इधर करेंगे और आभासी को इधर कर देंगे। तो इसका मतलब हो गया कि वस्तु का वास्तविक भार ज्ञात कर लीजिए, वस्तु इसी समीकरण से ज्ञात कर रहे हैं, हमको ये चीज़ ज्ञात करना है mg, है ना। तो यही मेरा उत्प्लावन बल या विस्थापित द्रव्य का भार है। तो विस्थापित द्रव्य का भार तो है ना, इसको बराबर के इधर कर दीजिए और आभासी को इधर कर दीजिए। तो वस्तु का वास्तविक भार, देखिए वस्तु का वास्तविक भार, है ना, और माइनस क्या होगा, वस्तु का आभासी भार, वस्तु का आभासी भार, आभासी भार। इस दोनों समीकरण से आप विस्थापित द्रव्य का भार ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आप कहिएगा कि सर ये चीज़ हम कैसे करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा हमको आइडिया दे दीजिए। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लेते हैं कि देखिए एक पात्र है बच्चों,
है ना, एक पात्र है। जी का मान तो कांस्टेंट होता है 9.8 दोनों के लिए, आप लोग जान रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसमें द्रव्य को पहले भर देंगे, और एक वस्तु जो है ये एक, है ना, घनाकार कोई वस्तु है, इसको हम लोग पहले क्या करेंगे कि द्रव्यमान मापने वाले तराजू, है ना, जिसको आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक भी तराजू बाजार में आ चुका है, तो उस तराजू से इसका पहले हम लोग द्रव्यमान को ज्ञात कर लेंगे, है ना। उसको हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार यहाँ मशीन होता है, उसको इस प्रकार लटका करके इसका द्रव्यमान को हम लोग ज्ञात कर लेंगे। अब इस, है ना, इस घनाकार वस्तु को इसके अंदर हम लोग डाल देंगे, है ना। और इसमें जो अब द्रव्य को है ना, वस्तु को द्रव्य के अंदर डालने के बाद इस मशीन के द्वारा जो है यहाँ पे हम लोग द्रव्यमान को ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो द्रव्यमान, द्रव्य के अंदर जो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात होगा वो वस्तु का आभासी भार होगा। तो यहाँ पर भार ज़्यादा होगा, यहाँ पर भार कम होगा, तो है ना। तो ये द्रव्यमान हमको यहाँ पर ज्ञात हो गया, ये द्रव्यमान हमको यहाँ पर ज्ञात हो गया, तो दोनों द्रव्यमान को माइनस करके जी से गुना कर देंगे, है ना, और वो उसका भार हो जाएगा। जितना मान निकलेगा वही विस्थापित द्रव्य का भार के बराबर हो जाता है बच्चों। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग एक प्रॉब्लम यहाँ पर देखते हैं। प्रॉब्लम देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, है ना। देखिए, विस्थापित द्रव्य का मान लेते हैं यहाँ पर कि देखिए, माना कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान, 10 किलोग्राम द्रव्यमान के वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव्य का भार ज्ञात करें। विस्थापित द्रव्य का भार ज्ञात करें, है ना, 10 किलोग्राम। यदि द्रव्य के अंदर, देखिए, यदि द्रव्य के अंदर वस्तु का भार, द्रव्य के अंदर वस्तु का भार कितना हो जाता है, 7 kg है, 7 kg होता है द्रव्य के अंदर, है ना। द्रव्य के बाहर उसका द्रव्यमान कितना है, 10 किलोग्राम है, और द्रव्य के अंदर उसका द्रव्यमान 7 kg। तो विस्थापित द्रव्य का भार कितना हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे आसानी से उसको कैलकुलेट कर लेंगे। विस्थापित द्रव्य का भार कितना हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग पहले इसका वास्तविक भार निकालेंगे। तो द्रव्यमान mg होता है, और विस्थापित, देखिए, वस्तु का वास्तविक भार हम लोगों को ये मालूम हो गया कि 7 किलोग्राम है। तो ये mg, और वास्तविक भार भी कितना होता है बच्चों, इसका द्रव्यमान हम लोगों को 7 kg पता चल गया, 7, और इसको g से गुना करेंगे, गुरुत्व त्वरण को, द्रव्यमान गुना गुरुत्व त्वरण उसका भार होता है ना। यहाँ पर m का मान रखेंगे 10 गुना, यहाँ पर हो गया g, और यहाँ पर हो गया 7 गुना g, है ना। अब g को हम लोग कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर कॉमन हो गया। अब 7 गुना 10, 10 माइनस 7 इक्वल टू 3 होता है, और g का मान कितना हो गया, 9.8। इसको गुना कर दीजिए, कितना हो गया, देखिए तो 8 या 24, हाथ में बच गया 2, 9 27, 27, है ना। 8 या 24, 24 के 4, हाथ में बच गया 2, और 27, 28, 29, और एक अंक के बाद इतना जो होता है, इतना न्यूटन का, है ना, द्रव्य का भार विस्थापित हो जाता है। इतना भार का द्रव्य जो है विस्थापित हो जाएगा बच्चों। तो विस्थापित द्रव्य का भार ये होता है। तो इस प्रकार जो है हम लोग किसी विस्थापित द्रव्य का भार का हम लोग गणना करते हैं। तो आज मेरा वीडियो इतना ही रहेगा बच्चों। आप लोग इस आर्किमिडीज के सिद्धांत को आप लोग अच्छी तरह से देखें, समझें, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत सारे तथ्यों पर हम लोग विचार करने वाले हैं बच्चों, जैसे उत्प्लावकता का बिंदु क्या होता है ना, ये कब गुरुत्व केंद्र के बराबर होता है, कब वस्तु जो है जब द्रव्य में डुबाया जाता है तो वह सीधा गति करता है, कब वो घूर्णन गति करता हुआ अंदर जाता है, फिर तैरने का सिद्धांत क्या होता है, फिर आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, घनत्व क्या होता है। तो ये सब बहुत सारे टॉपिक्स जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे बच्चों। तो आज जितनी भी बातें महत्वपूर्ण बातें मैंने आप लोगों को आज बताया है बच्चों, है ना, ये जल्दी बच्चों को समझ में नहीं आता है ये सारा टॉपिक्स। तो यदि आप लोगों को समझ में नहीं आता है बच्चों, तो इस वीडियो को आप लोग बारंबार देखें, एक बार देखें, 2 बार देखें, है ना। और बच्चों, वीडियो को यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें।